हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विभक्तियों को कैसे याद रखें। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई विभक्ति याद करते हैं तो उस दिन तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है, लेकिन अगले दिन हम वो विभक्ति भूलने लगते हैं। जो विभक्ति के जो ये सारे शब्द होते हैं, जैसे फलम है, फलेन है, फलाए है, ये सारे शब्द हमारे माइंड में जम्बल हो जाते हैं, मतलब इधर से उधर अपनी प्लेस बदल लेते हैं। तो हम लोग अच्छे से विभक्ति याद नहीं रख पाते। ज़्यादा समय के लिए हम लोग विभक्ति कैसे याद रखें, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज मैंने लिया है फल। फल शब्द जो है, इसके अंत में हम जब देखते हैं फल, अ का साउंड आता है, अ का उच्चारण आता है, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। और फल ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो ये नपुंसकलिंग की श्रेणी में आता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है फल। फल की विभक्ति आपने अपनी संस्कृत की बुक के पीछे देखी होगी, या कहीं से आपको जहाँ भी आपने इसको सर्च किया होगा, फल की विभक्ति ये होती है। यहाँ प्रथमा से लेके मैंने सप्तमी और संबोधन तक मैंने लिख लिया है। ऊपर देखिए आप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। मतलब एक वचन में एक फल से रिलेटेड सारे शब्द इन्होंने संबोधन तक के दिए हुए हैं। द्विवचन में दो फल से लेकर प्रथमा से लेकर के संबोधन तक के यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। और बहुवचन में दो से अधिक फल अगर होते हैं तो प्रथमा से लेकर संबोधन तक यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में फलम फले फलानी होता है। द्वितीय में फिर से उसी को कॉपी करना है, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर आपकी जो दो लाइन जो है, प्रथमा और द्वितीय, ये हमें आसानी से याद हो जाती है। हमें केवल बस ये याद रखना है कि ये दोनों लाइन सेम है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये इजीली याद हो जाती है। अब इधर हम एक वचन में तृतीया से लेकर संबोधन तक की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसे याद करने का एक आसान तरीका है कि इसे हम लोग फलेन, फलाए, फलात, फलस्य और फले, ये जो चीज होती है, एन, आय, आत, अस्य और फले, ये जो चीज है पीछे की, ये अधिकतर नपुंसकलिंग में सेम होती है। यहाँ पर केवल फल की जगह कोई दूसरा वर्ड अधिकतर आ जाता है। सारी विभक्तियों में तो सेम नहीं होती, लेकिन अधिकतर ये एन, आय, आत, अस्य और ये फले, यहाँ पर इसकी जगह कुछ चेंज हो जाता है। बाकी अधिकतर विभक्तियों में ये एज इट इज होती है। तो यहाँ पर हमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, फलेन फलाए फलात, फलस्य फले, फलेन फलाए फलात, फलस्य फले, इस तरह से हमें इसे याद कर लेना है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक। फिर हम यहाँ पर द्विवचन की बात करें तो ये देखिए, ऊपर की दो लाइन प्रथमा और द्वितीय तो हम लोगों ने देख लिया है कैसे याद करना है। तो हम तृतीया से देखते हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इसमें सेम वर्ड होते हैं, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलाभ्याम। ये अधिकतर विभक्तियों में, या कहें तो सारी विभक्तियों में, यहाँ पर आभ्याम, 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 आगे का वर्ड जो होता है, आगे का शब्द यहाँ पर चेंज हो जाता है और पीछे आभ्याम, आभ्याम जुड़ा होता है। तो यहाँ पर फलाभ्याम, 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 तीनों यहाँ पर सेम है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में फिर षष्ठी, सप्तमी, फलयोः, फलयोः। अधिकतर विभक्तियों की षष्ठी और सप्तमी भी द्विवचन में सेम रहती है। फलयोः, फलयोः यहाँ पर भी सेम है। तो इस तरह से इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दो वर्ड यहाँ पर, ये दो शब्द सेम हैं। फिर हम बहुवचन में तृतीया की बात करें, देखिए ऊपर की प्रथमा और द्वितीय तो हम लोगों ने कर ली है। फिर तृतीया में आ गया है फलह, ये यहाँ पर अलग आएगी फलह। उसके बाद में चतुर्थी और पंचमी फिर से यहाँ पर सेम आ गई है, फलेभ्यः, फलेभ्यः। और इसका भी आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि अधिकतर विभक्तियों में चतुर्थी और पंचमी में अभ्यः, भ्यः करके लगता है। तो भ्यः, भ्यः यहाँ पर भी फल के साथ लग गया है, तो फलभ्यः नहीं होता है, फलेभ्यः, फलेभ्यः होता है। तो यहाँ पर फलेभ्यः, फलेभ्यः चतुर्थी और पंचमी के सेम है, तो ये हम लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। उसके बाद में षष्ठी और सप्तमी का देखिए, षष्ठी और सप्तमी में भी अधिकतर विभक्तियों में पीछे आनाम या अणाम और एशु लगता है। तो यहाँ पर अणाम की अणाम नहीं है, यहाँ पर नाम लग रहा है, फलानाम, फलेशु। तो यहाँ पर इस तरह से षष्ठी और सप्तमी को आप याद रखेंगे कि षष्ठी और सप्तमी बहुवचन में अधिकतर नाम एशु ही लगता है, पीछे आनाम और एशु षष्ठी और सप्तमी में लगता है। ये अधिकतर विभक्तियों में सेम होता है, तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद में
षष्ठी और सप्तमी आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे केवल हमको शब्द बदलना रहते हैं, पीछे फलानाम फलेशु हो जाएगा, इसकी जगह कोई और शब्द भी आता है तो वो यहाँ पर लग जाएगा। अब इसके बाद में हमारी ये तो बात हो गई प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। फिर संबोधन में हम जब देखते हैं तो संबोधन लिखने के लिए हमें सबसे पहले प्रथमा वाली लाइन पे जाना होता है। तो ये देखिए यहाँ प्रथमा की लाइन में है फलम, फलम मतलब एक फल, तो यहाँ पर फल हो गया, तो यहाँ पर हो गया है संबोधन का एक वचन हो गया हे फल। फिर यहाँ पर देखिए प्रथमा की द्विवचन में देखिए फले है, तो यहाँ संबोधन के द्विवचन में हे फले हो गया। फिर यहाँ पर देखिए प्रथमा के बहुवचन में फलानी है, तो संबोधन के बहुवचन में हे फलानी हो गया। जब भी हम कोई संबोधन की बात करें, कहीं पे भी संबोधन लिखना होता है तो हे करके और उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। संबोधन करना मीन्स होता है किसी को आवाज लगाना या किसी का नाम लेके बात करना। तो संबोधन हमेशा हे और उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम या उस वस्तु का नाम लिया जाता है। तो यहाँ संबोधन जो होता है अधिकतर प्रथमा की जो एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है उसी को लेकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए फलम में हे फल, हे फले और हे फलानी संबोधन में आया है, जो कि प्रथमा से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि फल की विभक्ति को कैसे हमने दिमाग में बिठाया है। प्रथमा और द्वितीया में फलम फले फलानी दोनों लाइन एक जैसी है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। हमें तृतीया से लेकर सप्तमी तक याद करना है, क्योंकि संबोधन तो हमें ऊपर से मिल ही जाएगा आराम से। फलेन फलाए फलात फलस्य फले, ये लाइन आपको थोड़ी पक्की याद करना पड़ेगी, अच्छे से याद करना पड़ेगी। फलेन फलाए फलात फलस्य फले, फलेन फलाए फलात फलस्य फले, इसे कॉपी करके अपने दिमाग में बिठाना है। फिर हम द्विवचन में तृतीया से पंचमी तक फलाभ्याम 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 करना है। षष्ठी और सप्तमी में फलयो फलयो करना है। ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। फिर बहुवचन में तृतीया की बात करें तो केवल फलह अलग आ गया है। फिर चतुर्थी और पंचमी में फलेभ्य फलेभ्य करना है। षष्ठी और सप्तमी हमेशा के लिए आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आनाम और ऐशु आता ही आता है, तो फलानाम फलेशु हो जाएगा। संबोधन हमें प्रथमा वाली लाइन से कॉपी कर लेना है, हे फल हे फले हे फलानी। तो अब आप बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको ये विभक्ति 90% याद हो चुकी है। अब आप मेरा वीडियो अगर बंद करेंगे तो उसके बाद में आप कॉपी और पेन ले करके फल की विभक्ति लिखने की कोशिश करिए। आप विभक्ति को आसानी से लिख पाएंगे। विभक्ति लिखते समय हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हलंत हमें लगे हैं, जैसे ये देखिए फलम में हलंत है यहाँ पर, फिर फलाभ्याम जहाँ भी लिखेंगे तो यहाँ पर भी म में हलंत लगा हुआ है सब दूर। फिर यहाँ पर फलानाम, तो यहाँ पर भी म में हलंत है। फलात, तो यहाँ त में भी हलंत है। फिर देखिए यहाँ पर फलेह में विसर्ग लगा है, फलेभ्य फलेभ्य में भी विसर्ग लगा हुआ है, फलयोह फलयोह में भी दोनों जगह विसर्ग लगा हुआ है। तो जब भी हम विभक्ति लिखते हैं तो हम उसे याद कर ले। उसके बाद में फिर जहाँ जहाँ हलंत आए हैं, विसर्ग आए हैं, अनुस्वार आया है, उन चीज़ों को हमें दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना है। क्योंकि अगर आपने एक जगह भी पूरी विभक्ति सही लिखी है और एक जगह कहीं पे विसर्ग अगर आपने नहीं लगाया है या हलंत नहीं लगाया है तो हमारे वहाँ पर नंबर कट जाते हैं या विभक्ति हमारी गलत हो जाती है, वो शब्द हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप विभक्ति को अपने दिमाग में पक्की कर लीजिए, अच्छी तरह बैठा लीजिए, तो आपकी कभी भी विभक्ति लिखने में गड़बड़ नहीं होगी। आप बिल्कुल क्रम से अच्छे तरीके से विभक्ति को लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर की तरह सेट हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे भी मेरे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बजाना न भूलिए।